बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। अगर आप रिसेंटली देहात के रहने वाले हैं तो ईद पर ऑब्वियसली आप लोग अपने अपने देहातों में वापस गए होंगे। वहां पर एक ही बहस है। हर वो वोटर जिसने पीएमएलएन को वोट किया है या पीएमएलएन के अगेंस्ट भी वोट किया है, तो इनकी एक पॉलिसी आजकल शदीद तनकीद की जद में है, वो है गंदम का रेट। लास्ट ईयर एक मोटी सी कैलकुलेशन है, किसान इत्तेहाद वाले ये कैलकुलेशन करते हैं कि लास्ट ईयर जो किसानों को 1,000 रुपये पर मन के हिसाब से कोई नुकसान कैलकुलेट किया जाता है, उनकी कैलकुलेशन ये है। और इस साल ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये एक मन में किसान को गंदम बेचने में कोई 1,500 रुपये के करीब, 1,800 रुपये के करीब नुकसान की कैलकुलेशन इस दफ़ा सामने आई है। एक तरफ ये हालात वाक़यात हैं पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, उन तमाम एरियाज़ के, खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर गंदम काश्त होती है। एट द सेम टाइम दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब, हमारी फेडरल गवर्नमेंट हमें खुशखबरियाँ देती है कि हमने बिजली सस्ती कर दी है, और हमारे वज़ीर ख़जाना फरमाते हैं कि जनाब मुइशत में इस्तेहकाम आ गया। आज के शो में सिर्फ मैं एक किसान का नोहा, किसान का दर्द पहले सेगमेंट पे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या हमारे साथ इस मुल्क के अंदर, ज़राअत में क्या हुआ, जो आपकी और मेरी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी थी, बैकबोन थी, वो बैकबोन कितनी कमज़ोर होगी, मैं तो कहूँगा फ्रैक्चर होगी हुई है, और उसको रिपेयर कौन करेगा, उसका इलाज कौन करेगा। आज के पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन करेंगे खालिद खोखर साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत ठीक ठाक। खालिद साहब, इस साल कुछ किसान को लेकर, कोई गंदम को लेकर कोई अच्छी खबर है, या पिछले साल ये हवामान है इस बारी भी? सर पिछले साल हमें जो लॉस हुआ था गंदम में वो 1,000 रुपए फी मन था, जो इस दफा लग रहा है वो 1,500 से 1,800 रुपए फी मन लॉस नजर आ रहा है जी हमें। पैदावार भी कम है इस दफा, पर एकड़ जो पैदावार आ रही है, मैंने सिंध से भी पता किया, अभी सिंध में हार्वेस्टिंग शुरू थी, और मैंने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर और भावलपुर में कुछ हार्वेस्टिंग हुई है, वहां से भी पता की है 15 से 20% जो पर एकड़ पैदावार है पिछले साल से उसमें कमी आ रही है जी। सर इशू ये है कि गंदम जो है वो तमाम फसलों गंदम तमाम फसलों का इंजन है। प्लीज कंटिन्यू। अगर गंदम की फसल बेहतर होगी, गंदम का काश्तकार को अच्छा रेट मिलेगा, तो अगली आपकी ज़राअत बेहतर होगी, तमाम फसलें ठीक होंगी। उसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, जो आज से साल 1.5 साल पहले, हमें 2 साल पहले जो रेट मिला था 3900, तो उससे क्या हुआ कि अगले साल आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ गई 6.5। पूरी सारी फसलें जबरदस्त हुई और मुल्क ने खातर खातर तरक्की की, और सिर्फ एग्रीकल्चर ने ग्रोथ दी, बाकी किसी सेक्टर ने ग्रोथ नहीं की। पिछले साल अगर हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो वो ग्रोथ 6.5 से कम होके इस दफा जो अभी 31 मार्च को जो डेटा लिया गया वो 1.1 है जी। इतना बड़ा फर्क पड़ गया है जी, 6.5 से 1.1 पे आ गई है जी इसकी ग्रोथ। और इसी तरीके से जब काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, उसने सही बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं किया, उसने खर्च नहीं किया। मैं आपको सिर्फ इस 4 माह का डेटा देना चाहता हूं, जो हमने जो फसलें एक्सपोर्ट की हैं उसमें कितनी कमी आई है जी। यानी इसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने इस साल का लिया है, और दिसंबर, जनवरी, मार्च पिछले साल का। चावल हमने पिछले साल जो एक्सपोर्ट किया था इन 4 माह में वो 27,63,781 मैट्रिक टन था। इस साल हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो 16,24,654 मैट्रिक टन है, 42% कमी आ गई है जी उसमें। मक्की हमने पिछले साल एक्सपोर्ट की थी 6,19,740 मैट्रिक टन, इस दफा हमने की है 78,470 मैट्रिक टन, 87% कमी आ गई उस एक्सपोर्ट में। किन्नू हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया था 2,90,783 मैट्रिक टन, इस दफा हमने किया 1,44,304 मैट्रिक टन, 50% उसमें कमी आ गई है जी। प्याज हमने पिछले साल जो एक्सपोर्ट किया था इन 4 माह में 1,62,724 मैट्रिक टन, और इस दफा हमने किया इन 4 माह में 82,191 मैट्रिक टन, 50% कमी है जी। सुर्ख मिर्च हमने पिछले साल की थी 91,122 मैट्रिक टन, इस दफा सिर्फ 878 मैट्रिक टन, 91% कमी आ गई है जी। अब हमने एक्सपोर्ट, जो मेन हमारी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है जी, ये तो एक्सपोर्ट में कमी है। इंपोर्ट जो हमने किया, मैंने सिर्फ कॉटन का डेटा लिया जी, मेरे पास सिर्फ कॉटन का डेटा है जी इस वक्त, बाकी डेटा मैं फिर लूंगा जी। कॉटन हमने जो पिछले साल एक्सपोर्ट की थी वो थी 4,85,653 मैट्रिक टन। इस दफा इन 4 माह में जो हमने इंपोर्ट की है वो
सॉरी, पिछले साल हमने जो वो थी 4,85,000 सॉरी, पिछले साल जो हमने इंपोर्ट की थी वो थी 1,95,193 मैट्रिक टन, जो पिछले साल इंपोर्ट की थी। उसके अगेंस्ट इस दफा जो हमने इंपोर्ट किया वो 4,85,653 मैट्रिक टन, 448%, 348% हमने ज्यादा इंपोर्ट किया थी। 300, ये हमारी इंपोर्ट बढ़ गई और एक्सपोर्ट में खालिद भाई कमी आ यहाँ गई। पे एक सेकंड रुकिएगा, खालिद भाई यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। 1 लाख ये जो बेल है कॉटन की, इसके इंपोर्ट की कीमत क्या है, हम कितना पे कर रहे होते हैं, कोई आइडिया? नहीं, 1 लाख बेल नहीं है ये 1,95,193 जो है ना मैट्रिक टन है, ठीक है जी। अच्छा। जो हमने पिछले साल इंपोर्ट की थी, इस साल जो हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है, वो है 4,85,653 मैट्रिक टन। इस दफा जो हम इस साल अंदाजा लगा रहे हैं ना, जो हमारी टोटल इंपोर्ट होगी, वो हम कल बैठ के हम उसका कर रहे थे, वो कुछ 3 बिलियन डॉलर की बनेगी। 3 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करेंगे सर, कॉटन ओनली कॉटन। और कभी एक वक्त था इसी मुल्क के अंदर, एक वक्त था, मैंने पढ़ा हुआ है कि हम एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, कुछ साल हम एक्सपोर्ट भी की कॉटन। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देता हूं ना सर। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी। 92 में हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 1,28,00,000 बेल थी, इंडिया 1,10,00,000 था। अब इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, हम 52 लाख पे आ गए हैं, और हमने 20-25 किलो कॉटन बेल का वजन भी कम किया है। सर देखें, गंदम का दारोमदार तमाम फसलों के ऊपर है। गंदम अगर पैसे, क्योंकि 4.5 करोड़ एकड़ जो आपके पास रकबा ज़ेरे काश्त है, उसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे तो गंदम लगती है। गंदम के पैसे काश्तकार के पास आएंगे तो वो लाजमी है कि वो कपास के ऊपर खर्च करेगा, वो चावल के ऊपर खर्च करेगा, वो मक्के के ऊपर खर्च करेगा, वो गन्ने के ऊपर खर्च करेगा, वो बाकी फसलों के ऊपर खर्च करेगा। पिछले साल काश्तकार के पास तो पैसा ही कोई नहीं आया। उसको देखे ना, 1,000 अरब का टीका लगाया गया काश्तकार को। देखो ना, ये क्या तरीकेकार है कि IMF कहता है जी, IMF ने पाबंदी लगा दी, एक्सपोर्ट प्राइस ना दे। मैं कहता हूं मत दे, एक्सपोर्ट प्राइस ना दे हमें। फिर IMF की बात तो माने। IMF ने तो कहा है कि ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा जाए। फिर उसके रोटी का रेट क्यों तय होता है? ये किस कानून के तहत होता है? आटे का रेट क्यों तय होता है? ओपन मार्केट फोर्सेस में आप ये नहीं कर सकते, IMF की शरायत पे भी ये नहीं कर सकते। ये तो अपनी मनमर्जी है। आप देखें ना, एक गरीब जो काश्तकार है, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ काश्तकार से सस्ती गंदम लेकर दी किसको है? एक गुलबर्ग के रहने वाले को, एक DHA के रहने वाले को, एक बैरियर टाउन के रहने वाले को, एक 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले को। मुआशी कत्ल किसका हुआ है? काश्तकार का। और मैं आपको एक चीज बता दूं सर, I'm sorry खालिद भाई, I'm sorry, I'm cutting you। माजरत मैं आपको यहाँ पे कथा कलामी माफ में कट कर रहा हूँ। गंदम सिर्फ DHA गुलबर्ग या बैरियर टाउन में रहने वाला नहीं खाता। गंदम तो आपने और मैंने, हम सब ने खानी है ना, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने गंदम तो खानी है। मेरा मकसद है कि अगर गरीब आदमी को हुकूमत ने सब्सिडी देनी है तो टारगेटेड सब्सिडी देना। अब काश्तकार से छीन के तो ना देना उनको। देखे ना, देखिए दुनिया में क्या होता है, मैं आपको, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में हर फसल की एक प्राइस कमीशन होती है। वो प्राइस कमीशन डिसाइड करता है कि इसका रेट क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में प्राइस कमीशन ही नहीं है। ठीक है, देखे ना, पहली चीज तो है, इससे पिछले साल काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी 3410 रुपए था, 3900 रुपए रेट तय किया था प्रॉफिट के साथ। काश्तकार को मिला 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 रुपया। काश्तकार के साथ तो जुल्म हुआ। और मैं आपको एक चीज और बताना चलो, आपको याद होगा सर, आज से 2 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया था। 24 खवातीन को। जी, आई रिमेंबर दैट। नंबर मुझे नहीं है, लेकिन शहीद हुई थी, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। आई रिमेंबर 24 खवातीन 3-3 किलोमीटर के लाइन। अब इस साल देखना दिसंबर में क्या होगा। ये गलत पॉलिसियों की वजह से और काश्तकार के मौशी कत्ल की वजह से। मैं आपके चैनल पे ऐलान आपका सब्जेक्ट है जी जी जी, प्लीज मुकम्मल कर लें, मुकम्मल कर लें। मैं आज आपके चैनल पे ऐलान करके जा रहा हूं कि हम 12 तारीख को मुल्तान से मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। हजारों काश्तकार 12 तारीख को मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर आएंगे, अलामती अपने आप को फांसियां भी देंगे और नाक से लकीरें खींचेंगे कि हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। देखिए जी, हमें यकीन किसने दिलवाया? मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने दिलवाया। उन्होंने ऐलान किया काश्त के वक्त कि आप काश्त करें, मैं काश्तकार के साथ खड़ी हूं, मैं नुकसान नहीं हूं। वो तो माफिया भी कहती रही उस सारे मामले में, वो तो माफिया कहती रही। आप किस यकीन दहानी पे चले गए थे खालिद भाई? मैं माफिया वाले लफ्ज को छोड़ता हूं। जो उन्होंने बात की, हमने उन पे एतमाद किया। सर, एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से,
तो बाप ने ये कहा कि जी। बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया। अब काश्तकार हुकूमत पे एतमाद कर सकता ठीक है बात है। क्या? आज काश्तकार को जो रेट इस वक्त जो रेट मिल रहा है 2021 साढ़े 2100 रुपया, क्या काश्तकार इस पोजीशन में है कि अगले साल वो गंदम काश्त करे? क्या आपके पास डॉलर है, आप बाहर से ठीक इंपोर्ट है। कर लेंगे? आप किस किस चीज को बाहर से इंपोर्ट करेंगे? नहीं, इंपोर्ट करेंगे तो क्या अपने आप? मोहसिन नकवी साहब मोहसिन नकवी साहब जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, इंपोर्ट तो तब भी की गई ना, तो इंपोर्ट दोबारा कर लेंगे। देखे देखे उस वक्त इंपोर्ट क्यों की गई थी, ये भी तो आप देखें ना। इंपोर्ट जी। करने का मकसद क्या था? 35 इंपोर्ट की गई थी, क्यों की गई थी? आपके पास 43 लाख टन अपने पास पड़ी हुई थी। वजह यह हुआ कि इंटरनेशनल जी। रेट डाउन हुआ, फटाफट पैसे कमाने वाले दरमियान में आ गए, हाँ। उन्होंने पैसे कमाए, कुछ ब्यूरोक्रेट ने भी पैसे कमाए और वो बड़ी पोस्टें अच्छा लेके खालिद चले भाई, गए। जाते जाते मैं कुछ और आपसे ना, मैं आपके कुछ और आपसे सीखना चाहूंगा। रीजन कि आपका सब्जेक्ट है, आपकी काफी ग्रिप मुझे नजर आ रही है इसके ऊपर। पास्को एक महकमा पंजाब का जो गंदम खरीदारी और इस सारे मामले में हमेशा इन्वॉल्व रहता, वो अरबों रुपए का नुकसान करता था हर साल। उसका ऑल्टरनेट आपके ज़हन में क्या है कि अगर पास्को नहीं गंदम खरीदता तो उसका कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बनाना पहली चाहिए था, क्या करना चाहिए था हुकूमत? पहली बात तो यह है कि पास्को का हेड कभी कोई किसान नहीं था, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट था। जी ठीक है। पहली ठीक है, चीज तो बिल्कुल ये ठीक है है। जी। पास्को से बड़ा फूड डिपार्टमेंट पंजाब हाँ। था। ठीक है जी। दो, तीसरी बात ठीक है। यह है जी, गंदम हुकूमत के लिए स्टोर करना हुकूमत के लिए फर्ज है जी। फर्ज इसलिए है, ये आज से नहीं है ठीक है। सर। अगर हम कुरान को पढ़े, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जी ठीक है। ख्वाब में ठीक बात। उनको इशारतन हुक्म दिया था कि जाओ गंदम स्टोर करो। हमें कम से कम ठीक। कुरान की तो लाजमी बात माननी चाहिए, अल्लाह का हुक्म तो मानना चाहिए। हमारे लिए, हुकूमत के लिए गंदम जखीरा करना ऐन सवाब का काम है, और मैं एज ए काश्तकार गंदम जखीरा करता हूं तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है। मुझे अल्लाह ने मना किया है कि मैं मुनाफे की खातिर मैं ठीक है। गल्ला स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन हुकूमत के लिए फर्ज है जी, हम्म। हुकूमत स्टोर करे। अगर हम्म। हुकूमत स्टोर नहीं करती हम्म। तो मैं नहीं समझता हुकूमत ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर वहां पे कोई बददियानती होती है, हम्म। मुझे बता दे किस महकमे में रिश्वत नहीं है, किस महकमे में। हमें तो अल्लाह हम्म। नौज़बिल्लाह, मैं ये कहूंगा कि कोई भी जायज काम लेने के लिए तो पहले अल्लाह से मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। रिश्वत लेना देना अल्लाह से मुकाबला करने वाली बात है। खुली अल्लाह से जंग है। हमारा कौन सा काम मुफ्त होता है ठीक है। जी? ठीक बात है। यहाँ किस ठीक महकमे बात में? है आपकी। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? मैं माजरत से कहूंगा, क्या हमारी असेंबली में पाकिस्तान के लिए डिबेट होती है? एक उठता है, एक आसिफ अली नहीं, जरदारी का दिफा अनफॉर्चुनेटली। करता है, एक नवाज शरीफ का दिफा करता है, एक बिलावल भुट्टो का दिफा करता है, एक इमरान खान का दिफा करता है। पाकिस्तान का दिफा वहां पे कौन करता है? पाकिस्तान की मैशत का दिफा कौन करता है? क्या ये हमारे सियासतदान आपस में मिल बैठ के मैशत के लिए बात नहीं कर सकते? क्या अमन अमान के लिए इस वक्त बात नहीं कर सकते? आज खुदा की कसम मैं तो ये चाहता हूँ सारे इकट्ठे बैठे। बलूचिस्तान में हालात क्या हो चुके हैं? सब हमारे भाई है, हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, एक एग्रीड। मुल्क के वासी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। इन सबको चाहिए कि आज जाएं बलूचिस्तान, जाके उनसे बैठ के बात करें, दिखाएं ना मुहिब वतन फेयर का एनफ, सबूत दें ठीक हमें। बात है आपकी। सब सियासतदानों को मैं कहता हूं कि खालिद खुदा भाई, के लिए खालिद भाई इसी इशू पे हम आपको बार बार जहमत देते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज आई डू फील द पेन। मुझे ये दर्द महसूस हो रहा है खुद से भी। सो हम इस इशू के ऊपर इंशाल्लाह इन डेज टू कम भी आपको जहमत देते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खालिद की गुफ्तगू आपने सुनी। स्टार्ट से जो नंबर उन्होंने बताया ना, बड़े अलार्मिंग हैं। आपको और मुझे देहात में कहीं बैठकर जो कोई जिम्मेदार, जब मैं भी रिसेंटली ईद पे ऑब्वियसली देहात था, तो वहां पर बैठकर भी यही डिस्कशन कि जी गंदम का रेट क्या है, क्या होगा एंड ऑल दैट। वो हालातों वाकयात यकीन माने किसान का पेन अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसको खालिद खोकर साहब ने बयान करने की कोशिश की। ऑब्वियसली वो उस सारी सिनेरियो का विक्टिम है खुद भी, लेकिन खुदारा किसान को इस कदर मजबूर मत कीजिए कि किसान भी जमीनें बेचकर और वेला होकर उत्ते भी हाउसिंग कलोनियां बन जान, पिंडा भी अखीरी वेच वट के। क्योंकि आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट कि मैं आपको बड़ा वसूख से बता रहा हूँ कि बहुत सारे किसान जिनकी मेन क्रॉप गंदम होती थी, इस साल उन्होंने कल्टीवेटी बहुत कम की थी गंदम, वो अल्टरनेट फसलों की तरफ जा रहे हैं। और अगर अल्टरनेट फसलों की भी रेट नहीं मिलेंगे इन डेज टू कम, जिस तरह खाद महंगी, तेल महंगी, बिजली महंगी है, तो फिर पता नहीं लोग केड़े पासे जाएंगे। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जनाब रीढ़ की हड्डी ज़राअत हमारी मुश्किल की वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है एंड नोबडी बॉदर्स। हम उठते हैं, वीट इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉटन इंपोर्ट कर लेते हैं, इन डेज टू कम पता नहीं हम राइस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली देख रहा था कि डेटा राइस एक्सपोर्ट्स भी हमारी बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है पाकिस्तान में, वरना ये बहुत अच्छा नंबर होता था हमारा राइस एक्सपोर्ट्स का। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
Thank you so much जी. Thank you for having me जी. सर आपके और मेरे फाइनेंस मिनिस्टर हमें बताते हैं कि जनाब इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ठहराव आ गया है, मुश्त संभल रही है, बट एट द सेम टाइम मैं जब ज़राअत की का शोर मचा हुआ है आजकल, तो खैर वैसे तो हर सेक्टर में शोर मचा हुआ है। सर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि हमारी एक्सपोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स हमारी कम होती जा रही हैं, डिक्लाइन है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो इकोनॉमी सर कैसे बेहतर हो रही है? इज इट नंबर गेम और व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? देखिए, इफ यू गो बैक 10 years, तो पाकिस्तान के 3-4 एपिसोड ऐसे हुए हैं जिसमें एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी की फिजा आई, एंड एवरी टाइम वी वेंट बैक टू जी। द IMF, और अभी हम एक 24 में इंगेजमेंट में हैं IMF के साथ। लोग बड़ा कैजुअली ये कह देते हैं जी। कि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं। देयर इज नो IMF प्रोग्राम। ये एक कंट्री का प्रोग्राम होता है जो फंड होता है एक फैसिलिटी से, IMF की। हमारे केस में वो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। ये 24 मरतबा हम पाकिस्तान को IMF के दर पे लेके गए हैं, जो एक ICU का डॉक्टर है। सो यू हैव बीन इन एन ICU काइंड ऑफ अ पोजीशन 24 times 77 years की एग्जिस्टेंस में। एवरी टाइम हम IMF के पास जाते जी। हैं, वो जो मेडिसिन आपको देता है एज एन ICU डॉक्टर इज द फॉलोइंग। आपका जो बैरूनी खसारा है वो सबसे पहले संभालने के लिए एक इकोनॉमी की को स्लो करना, यानी कि मॉनेटरी टाइटनिंग करना, उससे इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह में भी कमी आ जाती है। साथ साथ डिमांड भी टूट जाती है मुल्क की, और ग्रोथ भी कम हो जाती है। पर आपका जो बैरूनी खसारा है, रिजर्व्स की पोजीशन है कॉन्सिक्वेंटली, और तीसरी चीज़ जो है आपकी, जो आपका मालियाती खसारा है, यानी कि स्पेंडिंग और जो रेवेन्यू का गैप है वो कम करने की कोशिश करते हैं। वो इन द शॉर्ट रन रेवेन्यू एक्सपैंड करना आसान होता है, इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने इनिशियली 40% और फिर 26% अब कहा है कि हम रेवेन्यू लास्ट ईयर से एक्सपैंड करेंगे। इससे एक मैक्रो स्टेबिलिटी की फिजा आ जाती है। जितना भी लिटरेचर है ऑन प्रोग्राम्स कंट्रीज डू विद द IMF, वो यही बताता है कि पहले साल से 14 महीने में ये हो जाता है। पाकिस्तान बाय द बुक बिहेव कर रहा है। ये तीसरी या चौथी बार, 2013 में भी यही हुआ था, 16 में प्रोग्राम पहला खत्म हुआ, और हमने 24 में से बेशतर प्रोग्राम अनकम्प्लीट छोड़ के हम निकल आते हैं उसमें से। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि 13-16 का प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान के लिए किया, एंड इट वाज द फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो हम कंप्लीशन की तरफ लेके गए। आज भी अफरात ज़र 38% के हाई को टेस्ट करके बहुत नीचे आ गई है, 1% से भी कम है। कीमतें बढ़ रही हैं, पर उस तरह नहीं बढ़ रही जैसे पिछले 2 साल में बढ़ी हैं। सो पहली ये बात है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो अब भी स्टिकी है, इसलिए जो पॉलिसी रेट है वो 12% पे है। बहुत लोग इसको भी नहीं समझ पाते। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे हेल्थ, एजुकेशन और जो इस तरह की चीजें जब आप देखते हैं तो वो अभी भी राइज कर रही हैं, रेंट्स आपके। सो कोर इन्फ्लेशन अभी भी 9% पर है। पर जो बैरूनी खसारा है वो सरप्लस में आ गया, क्योंकि आपने गाड़ियों की डिमांड तोड़ दी, तो बाहर से यूनिट्स कम आए, तो आपकी इंपोर्ट का बिल टूटा। प्लस तेल का बहुत बड़ा है, कहाँ 80, 85, $90 का तेल, और आज तो खैर 65 पे है, बट लार्जली 70-72 डॉलर पर बैरल पे रहा है। इंपोर्ट बिल टूटा आपका। एक्सपोर्ट्स हैव हेल्ड अप, 6-7% की ग्रोथ भी है, बट लार्जली दे हैव हेल्ड अप एट द लास्ट ईयर्स लेवल। ये है इकोनॉमी की एक ओवरऑल पिक्चर, विच इज द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। सबसे बढ़ के हटकर रेवेन्यू रिफॉर्म से एक्सपेंडिचर सेट ऑफ रिफॉर्म्स विच ट्रूली सेज का जो पिछला बजट था उसमें 21% जारी खर्चात बढ़े, तो उसको कैसे इस साल या तो उसी सतह पे रखा जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट 6-7% होगी, या एक्चुअल में उनको हम कटौती होते देखें कि एक्सपेंडिचर्स प्रोविंसेस के पास जाएं, और बहुत से काम हैं। ये सब चीजें जो हैं फिर से हमें करने का एक मौका मिला है। खान साहब, बीइंग अ कॉमनर मेरे सामने के थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है कि सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिकली ज़राअत, रीजन के आजकल बड़े एहतजाज हो रहे हैं, जिम्मेदार और हमारे किसान भाई बड़े एहतजाज कर रहे हैं। सर लास्ट ईयर से गंदम की क्रॉप भी कम हुई है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ऑलमोस्ट सारी, जो व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, वो सारी की सारी कम हुई हैं। तो ये 1.5% ग्रोथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग? देखिए, इसमें जो मेजर पोर्शन आता है वो जो एग्रीकल्चर है वो तो ब्रोकन है इनटू लाइफ स्टॉक एंड अदर एग्रीकल्चर। तो लाइफ स्टॉक तो सारा जाके कैलकुलेट नहीं होता, तो वो हम अस्यूम करते हैं कि वो बढ़ जाता है। तो एक हल्की सी ग्रोथ
वहां से एग्रीकल्चर में है, और जो सर्विस सेक्टर है उसने कुछ ग्रोथ ऑब्वियसली दिखाई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है। ये इन तीनों का जो जब आप ऐड करते हैं विद वेरियस वेट्स, तो ये ग्रोथ जो है 1.5% की होती है। फिर मैं बार बार कहता हूं कि 1.5% की ग्रोथ इज हार्डली जॉब क्रिएटिंग, और is hardly trying to change जिसको इकोनॉमी के जो डायनामिक बदलती है। ये 6 महीने ओवर लास्ट 6 महीने जो पिछले साल के थे, ये उस पे एक आपको दिखाई दे रही है। आई थिंक जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है, जिसमें आईटी और आईटीईएस में एक ग्रोथ हुई है, ये बात दुरुस्त है। उसकी एक्सपोर्ट भी जो है वो खातिर खा उसमें इजाफा हुआ है। जो सर्विसेज हैं वो भी थोड़ी सी खुली हैं, और थोड़ा सा जो प्रॉब्ली स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें थोड़ी सी रमक आई है। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बड़ी म्यूटेड है। बट दैट इज द आइडिया ऑफ हैविंग एन आईएमएफ एंगेजमेंट, कि वो ग्रोथ को स्लो करके, यानी कि जो शरह नमू है, जो डिमांड है मुल्क की, उसको घटाकर, एक डिमांड को घटाकर एक ओवरऑल स्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। और जो आखिरी इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं इज द फॉलोइंग: एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ के, सो दैट अगर इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो एक्सचेंज रेट स्लाइड कर जाता है, महंगी हो जाती हैं। सो दैट इज हाउ द इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज। मैं बार बार कहता हूं कि जो ग्रोथ है, दैट इज द ओनली मिरेकल इन द वर्ल्ड टू चेंज द थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज। और उसके लिए जो मैक्रो स्टेबिलिटी है जो हमने अचीव किया, इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट इनफ कंडीशन टू जैसे कहते हैं इग्नाइट ग्रोथ इन एनी कंट्री। जो भी ईस्ट एशियन कंट्रीज ने ग्रो किया या चाइना ने भी ग्रो किया, ग्रोथ जो है वो फ्रॉम विद इन आती है और उन चीज़ों को तब्दील करके आती है। अगर आपकी आप ओवर रेगुलेटेड मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल देता हूँ, और सारा कुछ आपने बहुत सी एजेंसीज रखी हुई हैं जो बार बार आपको चेक कर रही हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी का वक्त ज़ाया हो रहा है। इसी तरह अगर आप 170 के करीब अदारे सरकार में चला रहे हैं, पूरा एनर्जी सेक्टर सरकार में है, एविएशन में पीआईए सरकार में है, एनएचए सरकार में है, रेलवे सरकार में है, आपके बैंक सरकार में है, इंश्योरेंस कंपनी सरकार में है, और इतने बड़ी इनएफिशिएंसीज क्रिएट कर रही हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से आता है। सो ये आपकी बात दुरुस्त है, ये एक म्यूटेड सी ग्रोथ है। और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ का फ्रेमवर्क है, उसमें बारहा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे 60-70 की दिहाई पे, जब हम बेहतर थे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, और उसके बाद से वो 6% की ग्रोथ थी। अब हम कहीं ऑन दी एवरेज 10, 12, 15 साल का डेटा देखते हैं तो हम 4% की ग्रोथ से भी नीचे चले गए हैं, और वो भी बड़ी, जैसे आप कहेंगे, हैपहैजर्ड है, कभी ऊपर चली जाती है, बूम एंड बस्ट साइकिल्स में है। ये मौका फिर वही है कि हम ये रियलाइज करें कि ग्रोथ नहीं आ सकती जब तक कि वो सारी चीजें नहीं होंगी। खाकान साहब, यहाँ पर एक मतलब बीइंग अ रेगुलर पाकिस्तानी रेगुलर व्यूअर जो इकोनॉमी की तरफ उतना ही समझता है कि जितना खबरों में सुनता है, जितना अखबार में पढ़ता है। सर, हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। हमारी बिजली महंगी है, तेल महंगा है हमारी, और एज यू सेड कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो मामलात हल होंगे। सर, इस एनर्जी रेट के ऊपर, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इस लेबर रेट के ऊपर, हमारी फैक्ट्रियां जहाँ बंद हो रही हैं, सर हम कैसे एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं? बीट बांग्लादेश, बीट इंडिया, हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं उनके मुल्कों को? एक तो बात यहाँ है कि जब तक किसी भी मुल्क ने, चाइना हो, ईस्ट एशिया हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, यही वो ममालिक है ना जिन्होंने पिछले 20, 25, 30 साल में लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, नौकरियां क्रिएट की हैं, और वो आगे बढ़े हैं। उनमें जो कॉमन फैक्टर या डिनोमिनेटर है, जो कॉमन है, वो है कि दे हैव ऑल रिलाइड ऑन वर्ल्ड ट्रेड। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई फ़ोन ही मैन्युफैक्चर करना खुद सीख लें, पर वो फ़ोन के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना अगर वियतनाम में सीख लेंगे तो वो साउथ कोरिया को 72 अरब डॉलर की एक कंपनी को एक्सपोर्ट करते हैं फ़ोन के पार्ट्स की। सो ये बात बिल्कुल यहाँ है। अब उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट जो है ना, इज़ द फॉलोइंग। आप अपनी ज़राअत को अगर देखें तो पाकिस्तान वीट की जो पैदावारी सलाहियत है, वीट की पैदावारी सलाहियत आधी है कंपेयर टू जो वर्ल्ड्स बेस्ट हैं, और जो हमारे अपने बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उससे हमारी जो जनरल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। कॉटन जो है वो हमारी 1/4 है फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट। सो इससे आपको जाहिर क्या होता है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं
जो एग्रीकल्चर है उनको भी बहुत काम करने वाला है अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करने के लिए, चाहे वो लेबर की इनपुट को बेहतर करना हो, मशीनरीज को इफेक्टिवली यूज करना हो। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले तक बिजली हमारी महंगी थी रीजन में और ईस्ट एशिया में, ये बात दुरुस्त थी, कई अफ्रीकन कंट्रीज से भी महंगी थी। पर अब कुछ मुहर्रकात ऐसे हुए हैं जिसमें तेल की कीमत का कम होना, कुछ आईपीपीस के साथ निगोशिएट होना, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना, बिजली इस वक्त 10-11 सेंट की है किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। और जो मार्कअप रेट है वो भी नीचे आ गया है 22% से, अब 11-12 पे है इस वक्त, मतलब 12 पे है पर काइबोर तो उससे भी नीचे है, तो यू कैन एक्चुअली बोरो लोअर देन 12%। सो ये दो चीजें बेहतर हुई हैं। इस वक्त टेक्सटाइल की $25 अरब की कैपेसिटी लगी हुई है और वो 17-18 अरब डॉलर से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं करते। आई रियली थिंक द कोर्ट इज इन बिजनेसेस कोर्ट, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, इन एग्रीकल्चर कोर्ट, कि वो ये जो काम है अपनी सलाहियत को इम्प्रूव करने का वो सीरियसली करें। लेबर का भी एक एडवांटेज ये है कि आपकी लेबर अगर $100-150 पर मंथ की है तो चाइना $300-400-500 पे है। मैं आपके कंपेटिटर्स की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप इन सारे मुहर्रकात को देखें तो बिल्कुल गवर्नमेंट को तो बहुत पॉलिसी साजी का काम करने वाला है, मतलब पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए जो सारे काम मैंने गवर्नमेंट के कहे हैं, मतलब बीओआई को बहुत काम करना चाहिए था मुल्क को डीरेगुलेट करने के लिए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को, ये काम ही उनका था। पर आज भी एक ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी है और कई सतह पर है, मतलब फेडरल पे भी है, प्रोविंशियल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट पे भी है, लोकल पे भी है। सो लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो असल चैलेंज है, ये सब एक आखिरी जुमला, ये जो असल चैलेंज है वो एक ही है, वो एक चैलेंज ऑफ कॉम्पिटेंस, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर जिसे कहते हैं अपना होल्ड छोड़ के प्रोफेशनल मैनेजमेंट से चीज चलाना नहीं चाहता, और जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रोफेशनलिज्म लाना नहीं चाहता। आई थिंक ये सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का जो हमने हल करना है। अग्रीड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहां पर बहुत बुरी बुरी खबरें आती हैं वहां पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जिस तरह 10-11 सेंट्स की बिजली और फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आना। एज ई सेड अर्लियर, चैलेंजेस बहुत सारे हैं लेकिन उनका सोल्यूशन की तरफ भी तो जाना है, कोई सोल्यूशन भी तो ढूंढेंगे। हमेशा बैठकर ही रोते चीखते रहना कि मर गए मर गए मर गए। दो के स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि आज के रिसेंट आप शोज देखेंगे तो उसमें मेन कंसर्न मेरा यही था कि एक्सपोर्ट्स हमारी जो बढ़ रही थी इन द पास्ट वो एट वंस डिक्लाइन पे, और हमारी इंपोर्ट्स उन इंडस्ट्रीज में कि जहां पर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हम उन इंडस्ट्रीज में इंपोर्ट के ऊपर अब रिलाई करना स्टार्ट कर दिया हमने। बट थिंग्स आर नॉट दैट बैड, मे बी इन डेज टू कम थोड़ी मजीद मेहनत आपकी और मेरी, सिर्फ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज देनी है, कुछ ऑब्वियसली आपके और मेरे लिए आसानियां भी करनी है, बट कुछ डिलीवर आपने और मैंने, हम पाकिस्तानियों ने भी करना है। इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, रिसेंटली आपने देखा, जिस तरह मैंने शो के इब्तदाइये में भी कहा, कि गवर्नमेंट टेक्स प्राइड इन दैट कि हमने बिजली की कीमतें बहुत कम कर दी। फेयर इनफ, अगर आपको और मुझे आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम सिंध और नैरो वाला इशू जो है, सिंध गवर्नमेंट हो जाए, हमारे सिंधी भाई हो जाए, किसान हो जाए, जिम्मेदार हो जाए वहाँ के, वो एक ऐसा इशू है कि वो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक खलीज को हवा दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हसन अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं थोड़ी सी उनसे रहनुमाई चाहूंगा कि एक ये नहरों वाला इशू एग्जैक्टली है क्या, और सेकेंडली क्या वाकई में बिजली सस्ती हुई है, बिकॉज ये डायरेक्टली दोनों चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर जरा बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, जहां पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासत का महवर दहशतगर्दी है, हमारा आई थिंक मेन टॉपिक सबसे ज़्यादा वही होना चाहिए, बट वहीं पर ये हमारा सिंध नहरें और ये फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये इशू भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। सर, ये नहरों वाला एग्जैक्ट इशू है क्या, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझा पाएंगे प्लीज़? जी देखिए, ये नहरों वाला जो इशू है ना, ये आज का नहीं है, ये 1850 से चल रहा है। और जब भी कोई नहर बनती है तो उससे दरिया में पानी कम होता है, दरिया में रेत और मिट्टी कम होती है, और उससे जो नुकसान है वो लोअर राइपेरियन का होता है और स्पेशली इंडस डेल्टा का होता है, क्योंकि इंडस डेल्टा को सर्वाइव करने के लिए रेत भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते हैं तो जो भी कम्युनिटीज़ हैं जो उस नहर से नीचे हैं, जिनको वो देखती हैं कि दरिया में पानी जो है वो
कम हो गया। तो ये तो जो भी आप नहर बनाएंगे, कहीं पे भी बनाएंगे, इंडस में, चाहे हिंदुस्तान में बनाएं, पाकिस्तान में बनाएं, अफगानिस्तान में बनाएं, पंजाब में बनाएं या सिंध में बनाएं, उससे दरिया में पानी कम होगा। तो ये तो एक सिंपल फिजिक्स है, मास बैलेंस है, इसकी तो बारे में कोई दूसरी जो है वो राय दी नहीं जा सकती। तो क्योंकि अब ये 6 नहरों की बात ठीक है। हो रही है और उसमें खास तौर से चोलिस्तान कैनाल की बात हो रही है, तो जाहिर है अगर इन 6 नहरों के बीच में पानी निकलेगा तो नीचे पानी कम होना ही होना है। अब चाहे वो पंजाब के हिस्से का पानी हो, सिंध के हिस्से का पानी हो, एट द एंड ऑफ द डे दरिया में पानी कम होगा, जिससे सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। जी तो सर इसमें पहले कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स या गवर्नमेंट जब ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट लेके आती है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पहले बड़ी मेहनत होती है, पहले उसका होमवर्क कंप्लीट होता है, तो इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया मौजूदा गवर्नमेंट? जी, ये तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप पूछें कि ये जो चोलिस्तान में इरिगेशन का आइडिया है, इस जगह को ग्रीन करने का, ये सबसे पहले किसने दिया, वो कंसल्टेंट्स कौन थे, उनकी क्या कैलकुलेशंस थी। उन्होंने जब इनको कहा कि आप 1.2 मिलियन एकड़ फीट वहाँ पे एक्वायर कर लें, तो उसके पीछे उनका पानी का क्या प्लान था, किस तरह से पहुँचाना है, कहाँ से पहुँचाना है, नहरों की फिजिबिलिटी जो है वो उन्होंने देखी या किसी और रिसोर्स की उन्होंने फिजिबिलिटी देखी। ये सारी चीज़ें असल में तो देखने के बाद ही आप करते हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी इरिगेशन और एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें जो उसका लिमिटिंग फैक्टर है वो वाटर अवेलेबिलिटी होता है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप कितना पानी वाटर अवेलेबल कर सकते हैं किसी जगह के ऊपर, फिर उसके हिसाब से आपका प्लान बनता है कि जी मैं इतने एकड़ या इतने 1000 एकड़ जो है उसको मैं सैराब कर सकता हूँ। तो इन्होंने जमीन पहले एक्वायर की, नहरें बाद में बन रही हैं, और उसके ऊपर जो है वो कभी कोई स्टेटमेंट आ रही है, कभी कोई स्टेटमेंट आ रही है। कभी कहते हैं इसमें सैलाब का पानी आएगा, कभी कहते हैं सिर्फ सिंध के हिस्से का पानी आएगा, कभी यहाँ तक भी कहते हैं कि जी वो क्योंकि पंजाब में सोसाइटियाँ बन गई हैं एग्रीकल्चर एरिया पे, तो पंजाब में पानी फारिग हो गया है, उधर एग्रीकल्चर एरिया का पानी जो सोसाइटियाँ बनने से जो है वो वाफिर मिकदार में अवेलेबल हो गया, तो वो इधर आ जाएगा। कभी कहते हैं कि जी वो मोहम्मद डैम और दीमर बादशाह डैम बन जाएगा, तो उससे जो फालतू पानी आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो कोई एक स्टेटमेंट नहीं आ रही, लेकिन आखिर जिसके कहने पे ये कैनाल्स बन रही हैं, जाहिर है वो कोई कंसल्टेंट होगा, उसने कोई स्टडी की, उसने कोई रिपोर्ट Obviously. लिखी, तो गवर्नमेंट का काम है उसको सामने लेके आए, उस कंसल्टेंट, उस टेक्निकल एक्सपर्ट को सामने लेके आए जो ये जस्टिफाई करे कि ये कैनाल्स बनने से चोलिस्तान ग्रीन हो जाएगा। सर सेकेंडली ये फरमाइएगा, बिजली की कीमतें रिसेंटली गवर्नमेंट ने कम की, बहुत अच्छी खबर है। साथ ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि इकोनॉमी में इस्तेहकाम आ गया है, ठहराव आ गया है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। सर डू यू अग्री? सर देखिए, जहां तक इकोनॉमी के बेहतर होने का ताल्लुक है ना, तो उसमें जो उसका ये जो होते हैं ना, ये कुछ इनको कहते हैं हम फॉल्स इंडिकेटर्स, कि जी वो इंटरेस्ट रेट कम करने से स्टॉक मार्केट बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये हो गया तो वो हो गया, तो कहीं से कर्व ऊपर चली गई, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स की कहीं से नीचे चली गई। लेकिन जो आपकी इकोनॉमी को एक्चुअल चीज ड्राइव करती है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है इन ऑन योर होम सॉइल। क्या आपको कहीं पे कोई ऐसा इंडिकेटर हुकूमत बता रही है कि जी फलां चीज पहले इतनी प्रोड्यूस होती थी, अब इतनी प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है, फलां सेक्टर इतने पर्सन्स को सर्विसेज देता था, अब वो इससे बढ़ के इतने से इतने हो गए हैं? जब तक आपकी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, तो ये सारे फॉल्स इंडिकेटर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से, घटाने के, या इस किस्म के छोटे छोटे गिमिक्स के साथ, फॉरेन करेंसी के साथ अपनी जो करेंसी है उसकी प्राइस को बढ़ाने घटाने से जो होते हैं वो गिमिक्स हैं। ठीक है, ये गिमिक्स जो हैं ये आपको फॉल्स इंडिकेटर्स देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इज नॉट द रियल इंडिकेटर, क्योंकि अगर आज स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ऊपर गया है तो कल वही क्रैश हो रहा होगा। जब तक आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ऑन योर होम सॉइल आई हैव नॉट इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, तो आपकी इकोनॉमी उधर ही है जिधर थी। सर थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों अहम इशू के ऊपर हमने थोड़ी सी उनसे रहनुमाई हासिल की है। ऑब्वियसली एक सवाल ज़रूर है कि चोलिस्तान और ये तमाम जो कैनाल्स का इशू है, जो बड़ा इशू बनता जा रहा है, इसके ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी होंगी, तहकीक हुई होगी। सो इवेंचुअली ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि हमें फूड सिक्योरिटी को देखते हुए अपनी हमें मैक्सिमम एरिया को ग्रीन करना है, काश्तकारी बढ़ानी है, ज़राअत को तकवीत देनी है। एक तरफ किसान गंदम, कॉटन, व्हाट नॉट
कोई भी एनर्जी, कोई भी हमारा सेक्टर उठा लीजिए, ज़राअत का, आगे सब सेक्टर उठा लीजिए, राइस हो जाए, कोई भी क्रॉप हो जाए, वहाँ पर बड़ा गर्क हुआ पड़ा है, एक्सपोर्ट्स का बड़ा गर्क हुआ पड़ा है, बल्कि उल्टा हम इम्पोर्ट करते बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम मज़ीद जो बोझ है थोड़ा सा वो भी ज़िम्मेदारों के ऊपर ही डालेंगे इवेंचुअली। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।